बच्चों, आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 14 बुद्धिमान राजा। पहला प्रश्न है, पाठ बुद्धिमान राजा में से र के तीनों रूपों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो र के जो रूप दिए हैं वो है साधारण र, रेफ और पदेन। पदेन में से एक ही रूप यहाँ दिया गया है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो बच्चों पाठ में बहुत सारे शब्द हैं जो साधारण र से हैं या रेफ से हैं या पदेन से हैं, लेकिन हमें दो दो रूप लिखने के लिए कहा गया है। तो मैंने ये लिखे हैं, साधारण र से रास्ता और राज्य। फिर है रेफ के रूप वाले शब्द निर्दयी, यहां देखिए द पे रेफ लगा है। फिर है विचार विमर्श, यहां श पर रेफ लगाया गया है। फिर है पदेन वाले शब्द प्रशिक्षित, प्रशिक्षित में प में पदेन लगा है। दूसरा शब्द है प्रजा, प्रजा में भी प में पदेन लगाया गया है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों को मानक रूप में लिखिए। इस प्रश्न को करवाने से पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगी कि मानक रूप किसे कहा जाता है। बच्चों, आप सभी को मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर हिंदी बोलने का अलग अंदाज है। जैसे कहीं पे हिंदी कैसे बोली जाती है, अरे अपुन वहां नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा मगर वहां क्या खाएगा। और कहीं पे इतने में इतना इंच मिलेगा। तो बच्चों अलग अलग जगह पे हिंदी बोले जाने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन बोल तो हम किसी भी तरह से सकते हैं, मगर जब लिखने की बात आती है तो हिंदी का एक ही रूप सभी जगह लिखा जाता है और उसी रूप को मान्य माना जाता है, मतलब कि स्वीकारा जाता है। वही कार्यालय में लिखने के भी प्रयोग में लाया जाता है, व्याकरण में भी वही रूप हिंदी का प्रयोग में लाया जाता है। तो ऐसा भाषा, हिंदी भाषा का ऐसा रूप जो सभी जगह सर्वमान्य हो, अर्थात सब लोग उसको मानते हो, कार्यालय में उसका प्रयोग किया जाता हो, भाषा या व्याकरण में उसका प्रयोग किया जाता हो, तो उस रूप को कहते हैं बच्चों मान्य रूप या मानक रूप। अर्थात उस रूप को ही उसी रूप में हिंदी को लिखा जाता है। जबकि बोल तो हम अलग अलग तरह से सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए हम उन अलग अलग अंदाज में हिंदी को नहीं लिखते हैं, बल्कि हिंदी का एक ही रूप मान्य या मानक माना जाता है। तो मानक रूप क्या होता है बच्चों, जो सर्वमान्य हो, अर्थात सब लोग उस रूप को मानते हो और उसी रूप में उस हिंदी को लिखा जाए, तो इसे क्या कहते हैं, मानक रूप। तो जो आपका अगला प्रश्न है वो हिंदी के मानक रूप पर ही आधारित है। आपको कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें पहले प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन अब उनके मानक रूप को मान्य माना जाता है, मानक रूप में उन्हें लिखा जाता है, अर्थात एक अलग तरह से उन्हें लिखा जाता है। तो आइए करते हैं प्रश्न 2। तो आइए अब करते हैं प्रश्न 2। पहला है वृद्ध, यहाँ देखिए द के नीचे ध लगाया गया है। अब हम इसे जब मानक रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, व्री और द के नीचे हलंत, उसके बाद ध, वृद्ध। फिर है विद्वान, यहां भी द के नीचे व लगाया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे, वी द के नीचे हलंत और वान, विद्वान। मिट्टी, मिट्टी में ट के नीचे ही दूसरे ट को, आधे ट को जोड़ दिया गया है, लेकिन अब हम इसे कैसे लिखेंगे, आधे ट को हम कैसा रूप देंगे, हलंत वाले ट का रूप, मिट्टी। फिर है बुद्धिमान, द के नीचे ध लगा है, तो इसे भी हम अलग अलग कर देंगे, बुद्धिमान, बुद्धिमान में द के नीचे हलंत लगा देंगे। फिर है छुट्टी, यहां देखिए बच्चों ट के नीचे फिर आधा ट लिखा गया है, तो इसे हम किस में बदल देंगे, हलंत वाले ट में, छुट्टी। फिर है लड्डू, यहां पर ड के नीचे ड दोबारा से लगाया गया है, लेकिन मानक रूप में हम इसे कैसे लिखेंगे, ड के नीचे हलंत लगाकर, ल, ड के नीचे हलंत, हलंत वाला ड, फिर डू, लड्डू। तो इस तरह से हम इन शब्दों के मानक रूपों को लिखेंगे। अब है प्रश्न 3। प्रश्न 3 में बच्चों कहा गया है, नीचे दिए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए
नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। पहला है अस्त्र। अस्त्र का अर्थ होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वो हथियार जिन्हें हम फेंक कर चलाते हैं, हाथ से दूर फेंकते हैं। जैसे बम है, गोली है, या पहले क्या चलाए जाते थे, धनुष बाण चलाए जाते थे। शिकारी लोग भी कैसे शिकार करते थे, धनुष बाण से। दूसरा है शस्त्र। शस्त्र होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, वो हथियार जिन्हें हम हाथ में पकड़कर ही चलाते हैं, दूर नहीं फेंकते हैं, बम गोली की तरह, है ना। तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार जैसे तलवार, लाठी और गदा। दूसरा जोड़ा है श्रम और परिश्रम। तो आइए देखते हैं इनमें क्या अंतर है। श्रम होता है बेटा केवल शारीरिक मेहनत करना, जिसमें आप शरीर से ही मेहनत करते हो, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हो। इसका जो दूसरा शब्द है वो है परिश्रम। परिश्रम क्या होता है, आप शरीर से भी मेहनत कर रहे हो और दिमाग से भी, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का श्रम। मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें देखिए आपका दिमाग भी चल रहा है और आपके हाथ भी चल रहे हैं, तो शरीर से भी आप मेहनत कर रहे हैं और दिमाग से भी, तो वो हो गया परिश्रम। तीसरा जोड़ा है ईर्ष्या और स्पर्धा। बच्चों, ईर्ष्या होता है दूसरों से जलना, दूसरों की उन्नति या उनके गुण आदि को देखकर जलना। लेकिन स्पर्धा का अर्थ क्या होता है कि दूसरों की उन्नति या उनके गुण आदि को देखकर वैसा ही बनने की कामना। मतलब जब हम दूसरों के गुण इत्यादि को देखकर जलते नहीं बल्कि उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पर्धा। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, ईर्ष्या या स्पर्धा? हमें हमेशा स्पर्धा करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 3 में दिए गए शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, अभी आपने यहाँ शब्द जोड़े देखे, अस्त्र शस्त्र, श्रम परिश्रम, ईर्ष्या स्पर्धा। तो हमें इन शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों से क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं। आप इन 2 से भी बना सकते हैं, श्रम परिश्रम से भी, ईर्ष्या स्पर्धा से भी। जो मैंने यहाँ पर बनाकर लिखे हैं वो हैं, पहला ईर्ष्या, हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा बनाया है स्पर्धा से, हमें ईर्ष्या नहीं स्पर्धा करनी चाहिए। तो मैंने इन 2 शब्दों से वाक्य बनाए हैं, आप अपनी मर्जी से इन शब्दों को देखते हुए वाक्य बना सकते हैं। अगला है प्रश्न 5। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले अर्थात समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है शीघ्र। शीघ्र होता है बच्चों जल्दी। दूसरा शूरवीर। शूरवीर होता है योद्धा। फिर है आपत्ति। आपत्ति का समान अर्थ है मुसीबत। अगला है वृद्ध। वृद्ध अर्थात बूढ़ा। वृद्ध का समानार्थी शब्द बूढ़ा। फिर है पराजित। पराजित का समानार्थी शब्द है परास्त या हारा हुआ। फिर है बुद्धिमान। बुद्धिमान का समानार्थी शब्द है अक्लमंद या समझदार। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न 6। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द छांटकर लिखिए। आपको यहां हेल्प बॉक्स में इनके विलोम शब्द दिए गए हैं, आपको यहां से छांटकर इनके विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है लायक। लायक का विलोम शब्द है नालायक। दूसरा सुना। सुना का अनसुना। तीसरा है आदर। आदर का विलोम शब्द होता है अनादर। चौथा है गुण। गुण का विलोम शब्द अवगुण। पांचवा राजा। राजा का विलोम शब्द है रंक। छठा है आकाश। आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। प्रश्न 7। नीचे कुछ भाव या अर्थ दिए गए हैं, इनसे जुड़े मुहावरे लिखिए। बच्चों, आपको यहाँ कुछ अर्थ दिए गए हैं जिनसे जुड़े हुए मुहावरे आपको लिखने हैं। पहला है काम से भागना। तो काम से भागना के लिए जो मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है वो है जी चुराना। दूसरा है हैरान होना।
हैरान होना के लिए जो मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है वो है आंखें फटी की फटी रह जाना। तीसरा है बढ़ चढ़कर बातें करना, इसके लिए मुहावरा है डींगे मारना। चौथा है कुछ गड़बड़ करना, इसके लिए मुहावरा है गोलमाल करना। प्रश्न 8, प्रश्न 7 में लिखे मुहावरों में से किन्हीं 3 का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि जो प्रश्न 7 में आपने मुहावरे लिखे, इनमें से आपको किन्हीं 3 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया है। आप अपनी मर्जी से भी मुहावरे चुन सकते हैं। पहला वाक्य मैंने लिखा है जी चुराना मुहावरा पर, काम से जी चुराने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। तो इसमें मुहावरा कौन सा है? जी चुराना। काम से जी चुराने वाले कभी सफल नहीं हो पाते। दूसरा मुहावरा जो मैंने लिया है वो है डींगे मारना, और इसका वाक्य बना है मेरा मित्र हमेशा डींगे मारता है। तीसरा मुहावरा जो मैंने लिया है वो है आंखें फटी की फटी रह जाना, और इसका वाक्य बनाया है ताजमहल की सुंदरता देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। तो बच्चों, ये 3 मुहावरे मैंने लिए जिनसे वाक्य बनाए। आप अपनी मर्जी से चुने गए मुहावरों के वाक्य भी बना सकते हैं। बच्चों, अब है प्रश्न 9, किसी एक ऐसी घटना को अनुच्छेद रूप में लिखिए जब आपने बुद्धि के प्रयोग से बिगड़ी बात बनाई हो। तो आपको कोई ऐसी घटना लिखनी है, ऐसी घटना के बारे में सोचकर उसे लिखना है जब आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया हो और किसी बिगड़ी हुई बात को बनाया हो। तो ये प्रश्न आपके लिए है। आप अपने माता या पिता की मदद के साथ इसे पूरा करेंगे। धन्यवाद।